हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को FYUP सेमेस्टर 2 AC हिंदी के वो सवाल बताऊंगा जो पेपर में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। इसके बावजूद आप सभी बच्चों को हमारे प्ले सेक्शन पे AC हिंदी का पूरा सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है। बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट है वो भी आपको वहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहला ही सवाल हमारे पास देखिए यहाँ से आता है, अब पेपर में आया हुआ ही सवाल भी है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देख के जो लिंग निर्णय है उसको लिंग निर्णय के आधार को बताइए कि हम जो लिंग निर्णय करते हैं किसी भी चीज़ का वो किस आधार पर करते हैं। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देखकर यहाँ पर शब्दों को हेरफेर मत करिएगा। शब्द की यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड ही आपको जवाब देना पड़ेगा, देखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले लिंग के बारे में, तो लिंग मतलब होता है संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। इससे संस्कृत का मायने निकलता है, ठीक है। यानी जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि शब्द के जिस रूप से हम लोग उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब हिंदी में आप लोग जानते होंगे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, जिसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पुरुष जाति में क्या क्या उदाहरण आते हैं, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा इत्यादि। वहाँ बहुत सारे शब्द पुल्लिंग है हमारे पास। स्त्रीलिंग में क्या होगा, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, सैरनी, घोड़ी, खिड़की, फिर माता, बहन, ये सभी क्या है हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग हिंदी व्याकरण में हम लोग संज्ञाओं के लिंग को बेसिकली निर्धारण करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पुल्लिंग की, वह शब्द जिससे हमें पुरुष जाति या पुरुष से संबंधित पुरुष जाति के रूप में पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी है, लड़का है, पिता है, राजा है, घर है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। अगर हम लोग बात करें स्त्रीलिंग की, तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिसमें लड़की, महिला, माता, ठीक है, ये सभी चीज़ इंक्लूड होती है। अब लिंग निर्णय के देखिए कुछ आधार होते हैं, जिनमें सबसे पहला आधार है प्राकृतिक लिंग, जिसे हम लोग नेचुरल जेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको अगर किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का प्राकृतिक लिंग स्पष्ट होता है तो उसे के आधार पर हम लोग लिंग निर्णय जो है उसका कर सकते हैं। जैसे आदमी जो है हमारे पास है, इसे हम प्राकृतिक रूप से पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास क्या है, ये मेल कैटेगरी में आएंगे तो इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। महिला, इनसे पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग कैटेगरी में। अगला, कोई चीज़ के लास्ट के जो लेटर होता है, जैसे हम लोग उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स आपने नाम सुना हो, सफिक्स लास्ट वाला, प्रीफिक्स पहला वाला। तो जो शब्दों का लास्ट वाला वर्ड होता है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कई बार शब्दों के अंत में जो प्रत्यय आता है, प्रत्यय पता है वो जो लास्ट में आता है हमारे पास, वही लिंग निर्धारण में क्या करता है, इसे मदद करता है। जैसे अगर हम बात करें, आ प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग शब्द की पहचान देता है और आ के बिना जो शब्द होते हैं उनमें पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप देखोगे लड़की, ठीक है, यहाँ पर की को उच्चारण आ गया हमारे पास, कंबल हो गया, ये सब के सब हमारे पास क्या है, स्त्रीलिंग बता रहे हैं। वहीं पर अगर देखोगे आ का मात्रा के बिना जो शब्द होते हैं उनमें लड़का है, हमारे पास आदमी है, ये सब के सब क्या है हमारे पास, पुल्लिंग है। वहीं सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाए हमारे पास, तो कुछ शब्दों का जो लिंग होता है हमारे पास वो सांस्कृतिक या पारंपरिक रूप से निर्धारित होता है। जैसे भारत पुल्लिंग शब्द है हमारे पास, वहीं भारती क्या हो जाएगा हमारे पास, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अर्थ के मायने की बात करें तो कुछ शब्दों का लिंग उनके अर्थ के आधार पर तय किया जाता है। जैसे कलाकार हो गया, तो कलाकार एक पुल्लिंग शब्द होता है, वहीं पर कला जो है, कला अर्थ होता है हमारे पास स्त्रीलिंग, ठीक है। इस तरह लिंग का जो निर्णय होता है इन विभिन्न तत्वों के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तत्वों का वर्गीकरण इस आधार पर हम लोग किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे बच्चों के लिए कि भाषा संप्रेषण क्या है और इसके महत्व के बारे में बताइए, ठीक है। भाषा संप्रेषण मतलब होता है, हमने आपको संप्रेषण पढ़ाया हुआ था, ये भाषा संप्रेषण है, मतलब थोड़ा सा ही नाम चेंज है बस, बाकी लगभग ऑल ओवर वही है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन नाम से जिसे जाना जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जो सूचनाएं और इच्छाओं को क्या करते हैं, भाषा के जरिए मतलब लैंग्वेज के थ्रू, वहाँ पर क्या था संक्षेपण में आप संप्रेषण में क्या था, आप अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं लोगों तक पहुँचाते हैं, उसे हम लोग संप्रेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाषा संप्रेषण कहेंगे। और इसमें भी देखिए क्या है, ये द्विमुखी प्रक्रिया होते हैं, मतलब दो लोगों के बीच का प्रक्रिया होता है हमारे पास, जिसमें एक भेजने वाला जिसे प्रेषक कहा जाता है, जिसे सेंडर भी कहते हैं, और जो संदेश प्राप्त करता है जिसे रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहते हैं। ये दोनों सक्रिय रूप से इसमें शामिल होते हैं तभी ये काम होता है, देखिएगा। अब इसी भाषा संप्रेषण के कुछ प्रमुख तत्व जो है निम्नलिखित है। जैसे पहला है हमारे पास है संदेश, यानी वह जानकारी या विचार जो एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, वो सबसे पहला पार्ट है। दूसरा है भाषा,
भाषा में क्या होगा, संप्रेषण का जो माध्यम, जैसा कि बोली हो गया, लिखित रूप हो गया या सांकेतिक भाषा हो गया, यह वह सिस्टम है जिसके द्वारा संदेश को हम लोग क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। संदेशदाता यानी सेंडर, यानी जो व्यक्ति संदेश को भेजता है या उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदेशदाता के नाम से जानते हैं। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है हमारे पास जिसमें प्राप्तकर्ता या रिसीवर, तो वह व्यक्ति या समूह जिसके पास बेसिकली मैसेज पहुंचता है, संदेश पहुंचाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। चैनल मतलब जरिया या मीडियम या माध्यम भी कहा जाता है इसको, कि जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। अब हो सकता है कि आप लिख के किसी को मैसेज पहुंचा सकते हो, बोल के पहुंचा सकते हो, कोई चीज़ को देख के पता चल सकता है हमारे पास। ये सभी के सभी चैनल्स होते हैं या मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू संदेश को पहुंचाया जाता है। अब देखिए, आपने जो बेसिकली मैसेज भेजा, ठीक है, संदेशदाता को संदेश को प्राप्त के रूप में जो रूपांतरित करना है। जैसे आपने अपने अगर रीजनिंग चैप्टर पढ़ा हो, मतलब रीजनिंग बेसिकली एक चैप्टर पढ़ा हो, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आपने जो शब्द भेजा वो क्या है, कोड करके भेजा। अब सामने वाला उससे क्या मतलब निकालता है, क्या अर्थ निकालता है, वो डिकोडिंग कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी है यहाँ पर हमारा प्रतिक्रिया। देखिए आजकल फीडबैक का जमाना है। अगर आप सही बच्चे भी जानते होंगे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते होंगे, अगर आपको खराब लगता है उसके बारे में तो आप फीडबैक देते हैं कि भैया ये खराब है। अच्छा भी रहता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर लगता है खराब, वो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपको लगता है कि आपको हाँ गलत बता रहे भैया, कुछ गलत है हमारे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिसलाइक का ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फीडबैक के थ्रू क्या लोगों के पास जो सही संदेश जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चीज हम लोग पता करते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास है विकृति, यानी जिसे नॉइज कहा जाता है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई संदेश पहुंचाना है, अब बीच में जो रुकावट आती है, अब रुकावट कई तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ऐसी सिर्फ कह सकते हैं भौतिक की रुकावट हो, कई तरीके से रुकावट आ सकती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब इस भाषा संप्रेषण की महत्वता क्या है, हमारे पास क्या महत्व है इसका। सबसे पहले तो ये समझ और सहमति को क्या करता है, बढ़ाता है। संप्रेषण से लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। संप्रेषण के माध्यम से लोग एक दूसरे को समझेंगे, और जो हमारी विचार हैं, हमारी जो भावनाएं और जानकारी को आदान, जैसे अगर हम लोग संप्रेषण करते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं आपसे बच्चों से यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हूँ, तो इंटरनेट के थ्रू मुझे समझ में आता है कि आपसे बच्चों को क्या क्या चीज में दिक्कत आता है, क्या जानना रहता है, ये सभी चीज मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ हमारे चैनल के थ्रू, तो पता चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी भाषा संप्रेषण में भी अगर हम लोग विचारों का आदान प्रदान होगा, भावनाएं होंगी, जानकारी होंगी, तो हमारे पास क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे अच्छे समझ सकेंगे और दोनों में सहमति बनी हुई रहेगी, हाँ भाई अच्छा काम करे जो भी है। ठीक है। अगला हमारे पास है, समाज में संबंधों का निर्माण करता है। देखिए यह आपसी रिश्तों को सुदृढ़ करने और सामूहिक कार्यों को अंजाम देने में मदद करता है। देखिए इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास रिश्ते हैं, ठीक है, जैसे आपसे ही बच्चों का और हमारा ये रिश्ता है कि भैया अच्छा हमारे लिए काम करते हैं और आपसे ही बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, ये बहुत एक अच्छा कार्य है। जिससे क्या होता है, हमारे देश को, हमारा देश जो रहेगा वो आगे प्रगतिशील बढ़ेगा, क्योंकि आपसे ही बच्चे अगर पढ़िएगा अच्छे से तो सिंपल सा बात है, हमारा देश भी तरक्की करेगा ना। ठीक है। अगला हमारे पास है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करना। जैसे कि भाषा के माध्यम से समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, और इस प्रकार हमारे पास भाषा संप्रेषण जो है वो एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुबरकारी प्रक्रिया है, जो समाज और व्यक्तियों के बीच क्या करता है, एक प्रभावी संवाद सुनिश्चित। देखिए इस पॉइंट का मैं मतलब समझाता हूँ। जैसे हम लोग किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी भाषा बोलते हैं, इससे होता क्या है कि वो चीज़ का अभी भी परंपरा हम लोग बरकरार रखें, उस चीज़ को हम लोग अभी भी वैल्यू दे रहे हैं जो हमारी विरासत से हमें मिली हुई, जो हमारी संस्कृति है बेसिकली। ठीक है। हिंदी देखिए एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग अपने कह सकते हैं इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज होता है करना पड़ेगा। लेकिन आपके क्षेत्र की जो भी भाषा अगर आप उसको बोलते हैं, अपने रहन सहन में बोलते हैं, इससे क्या होता है, वो भाषा कभी भी खत्म नहीं होगी। उस भाषा का इस्तेमाल कर रहेगा तो लोग भी जानेंगे, उसका महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके कुछ जरूरी कह सकते हैं पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब अगला देखिए, ये सवाल 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा कि भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए, यानी भाषा संप्रेषण का परिभाषित करिए, उसके विभिन्न प्रकार भी बताइए, और भाषा संप्रेषण को सामने जो चुनौतियां आती है उनके बारे में भी आपको चर्चा करने बोला गया। तो चलिए आइए बताते हैं इस सवाल का जवाब आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा संप्रेषण का अर्थ है आपके विचार, भावनाएं, सूचना और संदेशों को क्या करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की यह प्रक्रिया होती है। यानी भाषा संप्रेषण का अर्थ है कि आपके विचार, भावनाएं, सूचनाएं सभी को एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति तक हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दूसरे व्यक्ति तक होगा, कई लोगों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसमें भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे जो विचार हैं और जानकारी को स्पष्ट रूप से हम लोग क्या कर प्रभावी तरीके से समझा। देखिए
अगर हमारे विचार और हमारी जानकारी अगर स्पष्ट नहीं, क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो लोग उसे अच्छे से प्रभावी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यह संप्रेषण जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इशारों के रूप में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जब किसी से हम बात करते हैं, लिखते हैं या किसी भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं, तो भाषा संप्रेषण का उपयोग कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे भाषा संप्रेषण की एक ऐसी विधि या एक ऐसा प्रोसेस जब हम अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अनेकों व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जिसमें भाषा का इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास? भाषा संप्रेषण कहलाता है। अब इसी भाषा संप्रेषण के देखिए बहुत सारे अलग अलग कह सकते हो रूप होते हैं, जो प्रकार भी कहते हैं आप लोग, जिसमें पहला ही हमारे पास है मौखिक संप्रेषण, जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि भैया इसमें क्या नाम है, वर्बल है तो ये मुंह से बोला जाएगा। नहीं भैया, इसमें सब इंक्लूड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह संप्रेषण का सबसे सामान्य में सबसे कॉमन भी है, नॉर्म और व्यापक, सबसे ज्यादा यूज है। इसमें आपके द्वारा बोले गए शब्द, वाक्य और संवादों का देखिए आदान प्रदान शामिल होता है। मौखिक संप्रेषण दो बात मतलब बेसिकली दो कैटेगरी रख सकते हैं हम लोग इसको। एक होता है सामान्य बातचीत, जिसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं। जैसे अगर आप और आपके दोस्त लोग मान लीजिए बैठ के बात करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सामान्य बातचीत, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहेंगे। या फिर दूसरा हमारे पास है दूरसंचार, यहाँ पर इसमें रख सकते हैं आप लोग, यानी फोन पे जैसे बातचीत होता है लोगों से, आमने सामने बातचीत होगा, टेलीफोन पे बातचीत हो सकता है, सार्वजनिक बातचीत हो सकता है हमारे पास, या सार्वजनिक भाषण हो गया, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी चीज शामिल होता है इसमें। अगला हमारे पास है लिखित संप्रेषण, यानी जब कोई चीज आप क्या करिए, लिख के बताइएगा। अब इसमें लिख में शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निबंध आ सकता है, क्या क्या। तो इसका अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कैटेगरी रखना चाहो रख सकते हो। एक होता है आधिकारिक पत्राचार, जिसे ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, जिसमें सरकारी पत्र हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, ये सब शामिल होते हैं। व्यक्तिगत में जो आप किसी को पर्सनल पत्र भेजते हो, जिसमें ब्लॉग हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, जो निजी पोस्ट आप लोग करते हो फेसबुक पे, ये सारे के सारे क्या है? व्यक्तिगत प्रचार है। उदाहरण पे इसमें ईमेल आता है, पत्र है, रिपोर्ट है, किताबें हैं, अखबार और पत्रिकाएं, ये सभी चीज में शामिल होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है गैर मौखिक, यानी जिसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग ना वर्बल में आपके पास शब्द लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दोनों चीज शामिल होता है। लेकिन गैर मौखिक संप्रेषण में ये सब चीज शामिल नहीं होता है। इससे हमारे शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव, इशारे, दृष्टि या फिर शरीर की जो स्थिति है, इससे संदेश भेजा जा सकता है। यानी अगर आप किसी भी लोग को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, बेसिकली उसके शरीर की स्थिति देखकर, उसके आंखों का हाव भाव देखकर, उसके चेहरे की मुस्कान या उसके चेहरा पर बनावट देख के आप बता सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें कुछ कैटेगरी बनना चाहे तो बांध सकते हैं, जिसमें है शारीरिक भाषा, यानी जिसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या है हमारे पास? हमारे शरीर के हाव भाव है, हाथों के इशारे हैं, शरीर की स्थिति है, ये शारीरिक भाषा होती है हमारे पास। दूसरा है चेहरे के भाव, जिसे हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्सा है, कोई चिंता है, अलग अलग कंडीशन पर देखिए हमारे चेहरे के अलग अलग भाव दिखते हैं। आंखों का संपर्क, अगर कोई आदमी सीधे व्यक्ति से आंखों को देखता है या अन्य तरीके से आंखों को देखता, आंखों का देखना भी क्या कहलाता है? हमारे पास संवाद का एक जरिया होता है। ठीक है, अब उदाहरण पर देख सकते हैं आप, चेहरे के भाव जैसे मुस्कान है, गुस्सा है, हाथों के इशारे जैसे हाथ में नमस्ते करना या इशारों द्वारा बातचीत करना, शरीर की मुद्रा जैसे सिर झुकाना, किसी से दूर हटना, ये सभी चीजें निशानी होता है। अगला हमारे पास है दृश्य संप्रेषण, जिसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम लोग चित्र का, ग्राफिक्स का, चार्ट्स का और अन्य भी बहुत सारे ऐसे माध्यम जिसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके हमारे पास, ताकि बहुत सारी चीज देखिए हम लोग क्या होते हैं बोल के समझा नहीं सकते, लेकिन ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट पेपर के थ्रू समझा सकते हैं, जिसमें चित्र और चित्रकला, पिक्चर एंड आर्टवर्क शामिल होता है। ग्राफिक्स है हमारे पास, मूवी है, वीडियो है, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं इन्फोग्राफिक्स से आजकल चल रहा है हमारे पास। फिर मार्गदर्शन संकेत, जिसमें सड़क पर जो बेसिकली आप साइन देखते हैं, उससे बहुत सारी चीज पता चलता है। पावर पॉइंट के स्लाइड हो गए, फिल्म वीडियो, ये सब शामिल होता है। अगला हमारे पास है सांकेतिक संप्रेषण, यानी जिसे हम लोग सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग साइंस का, सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, निशान का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ का कर सकते हैं, जिससे उससे पता चलता है कि हाँ, ये इस बारे में बताया जा रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें धार्मिक जो प्रतीक हो गए, जिनमें क्रॉस हम लोग देखते हैं, चांद तारा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सभी चीज़ धार्मिक प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में अगर देखते हैं तो उससे भी पता चल जाता है। सड़क पर जो संकेत रहते हैं, जैसे स्टॉप या स्लो का पता रहता है, तो ध्वज हो गया, कंपनी का लोगो हो गया, सुरक्षा हो गया। अगला है संगीत संप्रेषण, यानी जब संगीत का इस्तेमाल होगा हमारे पास, संगीत और धुन, इसमें जैसे गीत है, वाद्य यंत्र होगा, फिर जैसे खुशी और दुख, प्रेम, सभी अलग अलग कंडीशन पर देखिए अलग अलग गाने बजाए जाते हैं, ये भी संगीत संप्रेषण में आता है। ठीक है,
अगला है इसमें उदाहरण संगीत हो गया हमारे पास। तो ये पूरा क्या था, संप्रेषण, भाषा संप्रेषण के विभिन्न जो प्रकार थे। अब इसी भाषा संप्रेषण के सामने चुनौतियां क्या है, ये भी सवाल इसमें इंक्लूड है, पहले बता दे रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग से लिख दिया यहाँ पर। क्या क्या अलग, मतलब क्या क्या बेसिक दिक्कत आता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले दिक्कत होता है कि इसमें भाषा का विभिन्नता है। हम लोग जानते हैं हमारे भारत में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब होता क्या है, कई भाषाओं का मतलब ये जो शब्द का उच्चारण होता है वो कहीं पर कुछ अलग निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है। वही बताया गया कि विभिन्न भाषा और बोलियों के कारण संप्रेषण में क्या होता है, गलतफहमी होती है। कभी कभी विभिन्न जो सांस्कृतिक संदर्भ भी संदेश की समझ रुकावट डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जो वहाँ का सांस्कृतिक संदर्भ है, इससे संदेश को पहुंचाने में क्या होता है, रुकावट आता है हमारे पास। और इसी कारण देखिए, अगर आप सही बच्चे मानते हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश वो लैंग्वेज बन जाता है हमारे पास कि जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और सभी सबसे ज़्यादा इजीली लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं तो ये दिक्कत आता है हमारे पास। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको अपने संदेश सही से पहुंचाना है तो आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न भाषाओं को क्या कर सकते हैं, बेसिकली विभिन्न भाषा और बोलियों से बचने के लिए एक प्रकार का अगर लैंग्वेज यूज रहता है ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। बाकी हमारे पास है विकृति यानी नॉइज, जिसमें हम बोलते हैं। अब इसमें मैंने बताया था नॉइज कहीं भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, किसी प्रकार रुकावट आपके संदेश को पहुंचाने में क्या करता है, रुकावट डालता है, ठीक है। तो और तीसरा है हमारे पास है संदेश का सही रूप में समझना, यानी अगर मान लीजिए कोई चीज भेज रहा है, अगर वो सही से नहीं पहुंच पाया, अगर प्राप्तकर्ता के पास मान लीजिए पहुंच गया, रिसीवर के पास वो संदेश पहुंचा और वो कुछ गलत संदेश निकल जाता है, उसको समझ नहीं आता, वो कुछ और समझ लेता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो हमारा संप्रेषण है वो संप्रेषण रुकावट आता है। अगला है गैर मौखिक संकेतों की व्याख्या। देखिए शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, ये सभी संप्रेषण का हिस्सा है और इनका सही तरीके से व्याख्या करना हमेशा आसान नहीं होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बता देता है, कोई गलत एक्सप्रेशन दे देता है, तो इससे कई मायने निकल सकते हैं। इसलिए ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार रुकावट है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया। अगर आप इस सवालों को पढ़ के चले जाते हैं तो 45 नंबर आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगे हेल्पफुल है, यूजफुल है अपने दोस्तों को। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।